नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विषय है इमरजेंसी प्रोविजनल, आपातकालीन प्रावधान। हमारे देश में संविधान के अनुसार 3 तरह के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल, जिसे कि हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और नंबर 3 है भारत की वित्तीय स्थायित्व और साख को यदि खतरा है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 360 के तहत। इस 3 तरह के जो आपातकाल लागू किए जाते हैं उनमें से आज अपन विचार विमर्श करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल पर, अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है। यदि भारत की अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर खतरा उत्पन्न हो गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि खतरा उत्पन्न होने पर भी लगाया जा सकता है और खतरा उत्पन्न होने की संभावना के आधार पर पूर्व में भी लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और भारी आक्रमण के आधार पर होती है तो उसे हम भारी आपातकाल कहा जाता है या बोलते हैं, लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह उद्घोषणा होती है तो उसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लागू किया जाता था वो 44वें संविधान संशोधन से पहले आंतरिक गड़बड़ी के नाम से जारी किया जाता था और इसी के नाम से मिसेज इंदिरा गांधी ने यह आपातकाल एक बार 1975 में लागू भी किया गया था अपने यहाँ पे, लेकिन बाद में इसका जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द विस्थापित कर दिया गया है, अतः आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटा दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश में भी की जा सकती है और देश के किसी एक भाग में भी की जा सकती है। साथ ही राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही जारी करेगा, क्योंकि केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर नहीं करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर या सहमति के आधार पर ही राष्ट्रपति ये घोषणा करता है। राष्ट्रपति की ये जो घोषणा होती है आपातकाल की, वो न्यायिक समीक्षा के योग्य है, न्यायिक समीक्षा की परिधि में आती है। 1978 से के संविधान संशोधन से पूर्व जब 75 में 38वां संविधान संशोधन किया गया था तब इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसका समाप्त कर दिया गया है। और इसके पश्चात 1980 में सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया था, मिनर्वा मिल्स मामले में भी इस चीज को स्वीकार कर लिया गया है। अतः असंबद्ध तथ्य या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर इसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। जब राष्ट्रपति इस आपातकाल की उद्घोषणा जारी करता है तो संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर लेना आवश्यक होता है। यदि मान लीजिए आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा के विघटन होने पर 1 माह के भीतर इसकी कोई उद्घोषणा का कोई अनुमोदन नहीं हुआ है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक जारी रहेगी और लेकिन इसके साथ इस दौरान राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि संसद के दोनों सदन में इसका अनुमोदन हो जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह के पश्चात संसद की अनुमोदन लेकर इसे अनंत काल तक जारी किया जा सकता है। अर्थात संसद केवल स्वीकृति देकर एक बार में इसे 6 माह तक बढ़ा सकती है और संसद जब ये स्वीकृति देती है तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव की सहमति होना जरूरी है। विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।
अर्थात मैं ये पुनः आपको बताना चाहूंगी कि ये घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही जारी की जा सकती है। राष्ट्रपति खतरा उपस्थित होने पर और पूर्व संभावना के आधार पर भी जारी कर सकता है। इसकी घोषणा को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही जारी करता है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और संसद का अनुमोदन विशेष बहुमत से होना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति इस उद्घोषणा को कभी भी समाप्त कर सकता है, अपनी वापस उद्घोषणा करके समाप्त कर सकता है और समाप्ति की उद्घोषणा को संसद द्वारा स्वीकृति मिलना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा दो और तरीकों से इस उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। पहला, जब संसद इसका अनुमोदन नहीं करती है तो 1 महीने के पश्चात अपने आप ही समाप्त हो जाती है। दूसरा होता है कि राष्ट्रपति स्वयं उसको वापस ले सकता है और जो तीसरा तरीका होता है वो लोकसभा को यहाँ पर विशेष शक्ति दी गई है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर स्पीकर से और अगर अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति से लिखित में नोटिस दे सकते हैं कि 14 दिन के अंतर्गत सदन की बैठक बुलाकर इसको अस्वीकार किया जा सकता है और उस समय लोकसभा सामान्य बहुमत से उसको अस्वीकृत कर सकती है। इस तरह कभी भी इस उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं भी वापस ले सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन नहीं होने पर समाप्त हो सकती है और लोकसभा अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके उसको समाप्त कर सकती है। अब हमारे सामने ये आता है प्रश्न कि जब ये उद्घोषणा हो जाती है या राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या परिणाम होते हैं। मोटे रूप से जब हम देखते हैं तो इसके 3 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम ये होता है कि केंद्र और राज्य के संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा ये होता है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ जाता है, उन पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। देखते हैं किस तरह से इनका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला बिंदु अपना जो था केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में वैसे संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है हमारे देश की शासन व्यवस्था। और क्या मुख्य परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि केंद्र राज्यों को कोई भी कार्यकारी आदेश देने की शक्ति उससे प्राप्त हो जाती है। देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, हालांकि वो निलंबित नहीं होती है और केंद्र सरकार राज्यों को कोई भी आदेश दे सकती है। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन इस केंद्र राज्य संबंधों में ये आता है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। देखिए, राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती हैं, उनकी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। हालांकि केंद्र द्वारा बनाए गए जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं वो आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने तक ही प्रभावी होते हैं, उसके पश्चात नहीं होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस पीरियड के दौरान इस तरह के कानून बना सकता है। तीसरा जो मेन यहाँ पे चेंज आता है, परिवर्तन आता है, वो ये भी होता है कि यदि मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अर्थात इस पीरियड के दौरान राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। और चौथा जो मेन इनके दोनों के संबंधों में जो परिवर्तन आता है वो ये आता है कि राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से राज्यों के मध्य जो करों के विभाजन का जो वितरण का जो सिद्धांत है या वितरण के को परिवर्तित कर सकता है, संशोधित कर सकता है। इस तरह केंद्र और राज्य संबंधों में परिवर्तन आता है और राज्यों की शक्तियां लगभग केंद्र के पास आ जाती है और राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। दूसरा जो परिवर्तन के आपातकाल के दौरान होता है वो होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। जब ये उद्घोषणा लागू हो जाती है तो लोकसभा के जो सामान्य या संसद का जो सामान्य कार्यकाल है उसको संसद कानून बनाकर 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ा सकती है, किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से ज्यादा नहीं होगा। हमारे यहाँ पर एक बार संसद का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो 5वीं हमारी लोकसभा थी 1971 से 77 तक जो चली थी, उसका कार्यकाल 2 बार एक समय के लिए बढ़ाया गया था। इसी तरह राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी भी राज्य विधानसभा के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 1 वर्ष एक बार के लिए करते करते अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता।
तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो दूसरा बड़ा प्रभाव होता है वो संसद और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर पड़ता है। तीसरा जो मेन प्रभाव होता है वो हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर पड़ता है। और मौलिक अधिकारों के ऊपर जो हमारा प्रभाव पड़ता है उनमें से जो मुख्य जो अनुच्छेद है 358 और 359 मुख्य होते हैं। इसके तहत यहाँ जो हमारे अधिकारों के बारे में कानून नियम बनाए जा सकते हैं। पहला मेन जो प्रभाव पड़ता है हमारे मौलिक अधिकारों पर, सबसे पहले जो पड़ता है आर्टिकल 358 के तहत, और उसमें जो हमारे अनुच्छेद 19 के तहत जो हमारे मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं उनका निलंबन हो जाता है। जैसे ही आपातकाल लागू होते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत जो मिले हुए अधिकार है उनका निलंबन स्वतः ही हो जाता है। राष्ट्रपति को इसके लिए कोई अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ती है। अर्थात हमारे अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता और कोई भी वृत्ति या जीविका अपनाने की स्वतंत्रता, ये जो 6 मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति या केंद्र सरकार कोई भी कानून बना सकती है। उनको कुछ अठाने से संबंधित कोई कानून बनाया जा सकता है और इसको इस आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते उस समय कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही वापस पुनर्जीवित हो जाता है। यहाँ 44वें संविधान संशोधन के पश्चात एक परिवर्तन यहाँ जरूर किया गया है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकारों का निलंबन है वो केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण के दौरान किए गए आपातकाल पर ही होता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इन अधिकारों का निलंबन नहीं होता है। ये अनुच्छेद 358 के तहत होता है। लेकिन दूसरा जो मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है अनुच्छेद 359 के तहत। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा लागू करता है तो अधिकार तो हमारे बने रहते हैं, लेकिन अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार का निलंबन हो जाता है, अर्थात उपचारों का निलंबन होता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब इस तरह का होता है, इसको निलंबित किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक अलग से आदेश जारी किया जाता है और उसमें ये अधिकार वर्णित किए जाते हैं कि ये अधिकार है जिनका आप न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित हो जाता है, कितने समय के लिए किया जाता है, और ये पूरे देश या देश के किसी भाग में किया जा सकता है। ये सब चीजें उसके माध्यम से आदेश में वर्णित होती है और संसद की मंजूरी से राष्ट्रपति ये करता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने की न्यायालय में जाने की शक्ति का निलंबन नहीं कर सकता। मैं यह बताना चाहूंगी कि अनुच्छेद 20 में आपको अधिकार हमें मिला हुआ है अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में अधिकार, और अनुच्छेद 21 में हमें मिला हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल में भी हमारे ये 2 अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इस तरह जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो जनता सीधे रूप से जो प्रभावित होती है वो इन मूल अधिकारों के माध्यम से ही होती है। इस तरह ये 3 परिणाम राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होते हैं या परिलक्षित होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे देश में ये राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया था जब नेपाल पर चीनी आक्रमण किया गया था, और ये आपातकाल 10 जनवरी 1968 तक चला था। इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध का भी कारण था और ये आपातकाल बढ़ता गया और 1968 तक ये आपातकाल चला। दूसरा आपातकाल हमारे यहाँ जब लागू गया था जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया था। यह आपातकाल प्रभावी था ही, और इसकी दौरान 25 जून 1975 में आंतरिक आपातकाल भी लागू कर दिया गया, और ये दोनों आपातकाल चले 21 मार्च 1977 तक चले थे। इस तरह हमारे यहाँ पे 3 बार ये आपातकाल लागू किए गए। 1962 और 1971 में जो आपातकाल लागू किया गया था वो बाहरी आक्रमण की वजह से लागू किया गया था, वो बाहरी आपातकाल था। लेकिन 75 में जो किया गया था वो आंतरिक आपातकाल था, और उसकी सबसे ज्यादा हालांकि
काफी आलोचना हुई, विवादास्पद भी रहा वो। उस समय हमारे अधिकारों का भी काफी हनन हुआ था और इसी आधार पर उसकी काफी आलोचना भी की गई थी। हालांकि उसके पश्चात शाह आयोग भी बनाया गया था और शाह आयोग ने भी इस आपातकाल को अनुचित माना था और उसके पश्चात जब विरोध हुआ, आलोचना हुई, तो संविधान का 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें आपातकाल के इन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कई उपाय यहाँ पर किए गए थे। इस तरह हमारे यहाँ पर पहला जो आर्टिकल है 352 के तहत आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। धन्यवाद।